तो बच्चों हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला तो पढ़ लिया है, लेकिन और भी कई स्ट्रक्चर हैं जिनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जाती है। तो मैं आप वन बाई वन करके आपको उन इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वैल्यू उसको निकालते हैं हम लोग, है ना। तो जो सबसे पहला स्ट्रक्चर है जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो है चार्ज रॉड, फाइनाइट रॉड, है ना। मतलब उसको इन्फिनाइट लेंथ की नहीं होगी, फाइनाइट लेंथ की होगी। तो यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज रॉड। किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है चार्ज रॉड के कारण, है ना। तो हम डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले तो देखिए, मान लीजिए ये आपकी रॉड है, चार्ज रॉड, है ना, और फाइनाइट लेंथ की है, हमने ऐसा मान लिया। और इसको आपने चार्ज किया हुआ है, चार्ज रॉड है ना, तो चार्ज किया हुआ है। तो इस तरीके से ये चार्ज है, ठीक। अब इसका चार्ज है तो इसकी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसे पता चलेगा। तो हमें पता है कि वो हम लैम्डा से डिफाइन करते हैं ना। जब रॉड होता है, रिंग होता है, तो हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किससे डिफाइन करते हैं बच्चों, हमने ये पहले पढ़ा हुआ है, लैम्डा। तो इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मान लीजिए लैम्डा पर कूलम है ना, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है लैम्डा पर लैम्डा कूलम पर मीटर, है ना। तो ये हमें दिया गया है लैम्डा कूलम पर मीटर, ठीक। उसके बाद यहाँ पे किसी भी पॉइंट पर, मान लीजिए इस पॉइंट पे हम निकालना चाहते हैं, कोई भी पॉइंट ले लो, कहीं पे भी ले लो, हमने एक जनरलाइज पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट को हमने P बोल दिया, है ना। तो इस पॉइंट P पर हमें क्या चाहिए बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इस फाइनाइट चार्ज रॉड के कारण, है ना। इसकी लेंथ देखो फाइनाइट है, ये इनफिनाइट रॉड नहीं है। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है, जिस भी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट से इस रॉड पर परपेंडिकुलर डालना है ना बच्चों। उस रॉड से इस पॉइंट पर, इस पॉइंट से इस रॉड पर परपेंडिकुलर डालना है। तो वो परपेंडिकुलर डाल लो। देखो आप जब परपेंडिकुलर डालोगे तो ये लेंथ होगी, है ना। तो ये आपने परपेंडिकुलर डाला। अब मान लीजिए परपेंडिकुलर दूरी जो है इस रॉड और पॉइंट के बीच में, उसको आपने आर बोला है, उसको हमने स्मॉल आर बोल दिया है ना बच्चों। तो उसको स्मॉल आर ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अब देखो हमें ऐसे, ये तो एक्सटेंडेड बॉडी है, हमें फॉर्मूला पता है पॉइंट चार्ज का, एक्सटेंडेड बॉडी का तो हमें फॉर्मूला पता नहीं है। तो फिर हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो आप इसके लोअर एंड को टच करो पॉइंट पी से, है ना, और अपर एंड को टच करो। तो देखो जैसे ही आपने लोअर एंड और अपर एंड टच किया तो आपको यहाँ पे एक एंगल बनता हुआ दिखाई देगा। तो जो अपर एंड वाला एंगल है उसको आप मान लो कि θ1 है, और जो लोअर वाला एंगल है उसको मान लो θ2 है ना। अपर एंगल जो है वो θ1 है और लोअर एंगल जो है वो θ2 है। और ये एंगल नापना है आपको परपेंडिकुलर से, आर से। तो आर से ऊपर की तरफ गए तो θ1 आया, और आर से नीचे की तरफ गए तो θ2 एंगल आ गया, ठीक। ये भी हमने कर लिया। लेकिन हमें किसका फॉर्मूला आता है, हमें तो भाई पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला आता है। तो सबसे पहले आपको इसमें पॉइंट चार्ज बनाना पड़ेगा, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाओगे। तो हम क्या करेंगे कि इसको रेफरेंस लेते हुए, तो बच्चों हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट को रेफरेंस मानते हुए आप x पे जाके dx का एक एलिमेंट मान लो। dx इतना छोटा एलिमेंट होगा कि उसको हम पॉइंट चार्ज मान सकते हैं ना, ऐसा कर सकते हैं। ये तो आपने पहले सीखा हुआ है इंटीग्रेशन में, ठीक। तो इस तरीके से हम निकालेंगे, पहले अपन एक पॉइंट चार्ज बनाएंगे इस रॉड पर और उसके कारण छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर उन सबका वेक्टर सम करेंगे, ठीक। तो ऐसे ही करते हैं हम लोग, देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहां से x दूरी पे जाके, किसी x दूरी पे जाके हमने रॉड पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, छोटा सा एलिमेंट dx। तो इस छोटे से एलिमेंट पे जो चार्ज होगा वो छोटा सा चार्ज होगा बच्चों dq, है ना। अब ये जो छोटा सा चार्ज dq है इस रॉड पर, इट इज बिहेविंग लाइक ए पॉइंट चार्ज। ये किस तरीके से बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह से। अब इसको फिर से पॉइंट p से जोड़ो आप। तो जब ये ब्लू कलर की लाइन हम पॉइंट P से जोड़ेंगे तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल मान लीजिए कितना है बच्चों, थीटा। ये एंगल कितना है, थीटा। तो इस पॉइंट चार्ज के कारण इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी और किस डायरेक्शन में होगी वो हमें निकालना है। तो इस पॉइंट चार्ज के कारण, छोटे से चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर अब बच्चों कैसे निकालते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कैसे सोच सकते हैं, आप पॉइंट P पर आप +1 कूलम सोचो, +1 कूलम। तो +1 कूलम पे ये छोटा सा चार्ज dq चार्ज किधर फोर्स लगाएगा, अवे। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। और क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड छोटे से चार्ज की वजह से, इसलिए छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड डी हो गई, है ना। छोटे से चार्ज के कारण पी पॉइंट पर छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड डी। अब बच्चों ध्यान से देखो, तो वैसे हर
ऐसे छोटे छोटे चार्ज के कारण, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे चार्जेस हैं, छोटे छोटे चार्जेस हैं। ऐसे कितने चार्जेस हैं बच्चों? इन्फिनाइट चार्जेस हैं, और उनके सबके एंगल भी अलग अलग होंगे। तो ऐसे अलग अलग एंगल होंगे और इन्फिनाइट चीजों को हमें जोड़ना पड़ेगा। तो हम इस तरीके से नहीं जोड़ पाएंगे, हमें इनके क्या करने पड़ेंगे? कॉम्पोनेंट। क्योंकि हर जो छोटा चार्ज है उसके कंपोनेंट दो कंपोनेंट में टूट जाएंगे, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। तो जितने भी पॉइंट चार्जेस हैं उनका सारों का कंपोनेंट एक वाई डायरेक्शन में आएगा और एक एक्स डायरेक्शन में आएगा, और फिर उसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे। तो ये हम यहाँ पर स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। ठीक, अब देखो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो डी का ये वाला कंपोनेंट इट इज इक्वल्स टू डी कॉस थीटा, है ना, जिसके साथ कॉस होता है उसका कौन सा कंपोनेंट होता है बच्चों? कॉस थीटा वाला। और जिसके साथ थीटा नहीं होता है वो कौन सा कंपोनेंट है? डीई साइन थीटा, है ना। तो डीई साइन थीटा। तो हमने डी को छोटे से चार्ज के कारण डी को हमने दो कंपोनेंट में तोड़ लिया, एक डी कॉस थीटा और एक डी साइन थीटा। अच्छा, डी क्यू के कारण जो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड डी है उसके लिए हमें ये दूरी का पता करना चाहिए, क्योंकि पॉइंट चार्ज के कारण डिस्टेंस का स्क्वायर होता है ना नीचे। तो ये दूरी कितनी होगी बच्चों? तो ये वाला ट्राइंगल देखो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एंगल थीटा है, परपेंडिकुलर एक्स है, और आर जो है बच्चों वो आपका बेस है, और इसका हाइपोटेनिस नहीं पता, तो हाइपोटेनिस की दूरी हमें चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं बच्चों? कॉस थीटा, है ना। तो जैसे ही आप इस ट्राइंगल में कॉस थीटा लगाओगे तो कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनिस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनिस, है ना। हाइपोटेनिस पता नहीं है, वो निकालना है। तो हाइपोटेनिस क्या हो जाएगा बच्चों? आर अपॉन कॉस थीटा, और वन अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बच्चों? आर सेक थीटा, है ना। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक थीटा। तो यहाँ पे आप वन बाई कॉस थीटा को सेक थीटा लिख सकते हो। मतलब ये दूरी पता चल गई, ये दूरी है आर सेक थीटा, आर सेक थीटा, है ना। तो डी क्यू से पॉइंट पी की दूरी हमें पता चल गई, डी क्यू से पॉइंट पी की दूरी है आर सेक थीटा। और डी को हमने दो कंपोनेंट में तोड़ लिया है, एक एक्स वाले में एक वाई वाले में। अब बच्चों किताबों में इसको एक्स कंपोनेंट बोलेगा और इसको वाई कंपोनेंट बोलेगा, लेकिन मैं आपसे बोलता हूं कि इसको आप परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोलो। ये डी परपेंडिकुलर है, डी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू विच? रॉड, रॉड। और ये आपका रॉड का पैरेलल कंपोनेंट है, तो दिस इज डीई पैरेलल, डी पैरेलल। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि आप इसको एक्स और वाई से क्यों नहीं डिनोट करो, आप इसको परपेंडिकुलर और पैरेलल से क्यों डिनोट करें? तो इसका एक कारण है। देखिए कभी कभी आपको सवाल ऐसे आएगा पेपर में, मान लीजिए इस तरीके से, ये तो ये चार्ज रॉड है और ये पॉइंट पी है, मान लो बोल दिया उसने। अब जब ये पॉइंट पी है और ये दूरी आर है, तो यहाँ पे आप बोलोगे एक्स और वाई, तो यहाँ पे ये जो वैल्यूज है ना ये बदल जाएंगी। इसमें ये जो एक्स का काम कर रहा था उसमें ये है वो एक्स, और इसमें जो वाई का काम कर रहा था वो ये कंपोनेंट है जो एक्स में है यहाँ पर इस सिचुएशन में। इसलिए आप एक्स और वाई में कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए इस तरीके से आप कंफ्यूज ना हो तो आप तो ऐसे याद करो, ये तो साफ साफ दिख रहा है ना कि ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, तो दिस इज ई परपेंडिकुलर। और ये दिख रहा है आपको ये पैरेलल टू रॉड है, तो ई पैरेलल। तो आपका डायग्राम कैसा भी बनाओ, आप परपेंडिकुलर और पैरेलल वाले कंपोनेंट से याद रखेंगे तो आपको डायग्राम बनाने में दिक्कत नहीं होगी और एक्स और वाई में कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, परपेंडिकुलर और पैरेलल में तोड़ा है। तो एक कंपोनेंट है रॉड के परपेंडिकुलर और एक कंपोनेंट है रॉड के पैरेलल। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे हम लोग डी की वैल्यू निकालते हैं, फिर हम डी परपेंडिकुलर और डी पैरेलल सबका इंटीग्रेशन करेंगे तो सारे पॉइंट चार्जेस के कारण हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, और उसका फिर नेट लेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, है ना। तो हम निकालते हैं। अब कैसे निकालेंगे देखिए, तो सबसे पहले हम डी की वैल्यू निकालते हैं। डी की क्या वैल्यू होगी बच्चों, बताओ। देखिए बच्चों डी की क्या वैल्यू होगी आप लोग मुझे बता सकते हो, आप लोग को पता भी है कि यहाँ पे हम डी लिख सकते हैं, डीई इज इक्वल्स टू के इंटू पॉइंट चार्ज। यहाँ पे पॉइंट चार्ज हमने किसको माना है बच्चों, डी क्यू को, तो डी क्यू अपॉन यहाँ पे हमें डिस्टेंस का स्क्वायर करना पड़ेगा, और इस डी क्यू चार्ज से इस पॉइंट पी की डिस्टेंस कितनी है बच्चों, पॉइंट पी की डिस्टेंस डी क्यू चार्ज के कारण देखो आर सेक थीटा, तो उसका स्क्वायर, यही है ना पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला हमारा, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। तो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, है ना बच्चों, ये अपने पास आ गया। अब हमें डी क्यू लिखना आता है, अगर हमें लैम्डा पता है तो हम डी क्यू को क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो मैंने आपको सिखा चुका हूं पहले ही कि डी क्यू अगर लैम्डा दिया है तो उसको लिखा जा सकता है लैम्डा डी एक्स। तो डी क्यू डी एक्स के फॉर्म में आ गया, है ना।
तो हम ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा के लैम्डा dx, dq की जगह आपने लैम्डा dx रख दिया अपॉन आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, है ना। अब इसका हमें क्या करना है बच्चों, इसके दो कंपोनेंट हैं, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट और एक पैरेलल कंपोनेंट, वो हमें निकालने हैं। तो एक डी कॉस थीटा, एक डी साइन थीटा, और उसका इंटीग्रेशन करना है। लेकिन आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे दो अलग अलग वेरिएबल है, तो इंटीग्रेशन हो नहीं पाएगा। देखो यहाँ पे x भी वेरिएबल है, जैसे ये चार्ज बदलेगा, आपका चार्ज अलग अलग जगह पे आएगा तो इस x की वैल्यू भी बदलेगी और थीटा भी बदलेगा। देखो चार्ज जब इधर होगा तो ये एंगल होगा, चार्ज नीचे होगा तो ये एंगल होगा, तो लगातार थीटा ही बदलेगा। अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो हमें इसको एक ही वेरिएबल लाना पड़ेगा, या तो ये पूरा टर्म x में ले आओ या ये पूरा टर्म थीटा में ले आओ। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप जरा यहां से टेन थीटा लगाएं बच्चों। तो आप टेन थीटा लगाओगे तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, आप देखो यहाँ पे लिख देता हूं मैं। आप यहाँ पे टेन थीटा अप्लाई करो तो टेन थीटा की वैल्यू आएगी x अपॉन आर, है ना। ये तो आपको दिखाई दे रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। तो यहाँ से आप क्या करोगे, x की वैल्यू क्या लिख सकते हो बच्चों, x की वैल्यू लिख सकते हैं आर टेन थीटा। अब डिफरेंशिएट कर दो इसको, तो x का डिफरेंशिएशन dx हो जाएगा। r तो कांस्टेंट है, आपका dq कहीं भी हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं चेंज होगा, r तो कांस्टेंट है तो r बाहर। टेन थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, है ना। तो देखो dx की वैल्यू थीटा के टर्म्स में आ गई, dx की वैल्यू थीटा के टर्म्स में आ गई, तो उठा के पुट कर दो। तो देखो हम यहाँ पे उठा के पुट कर देते हैं, तो k लैम्डा dx, dx की जगह r sec स्क्वायर थीटा डी थीटा और डिवाइड बाई आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो देखो बच्चों ये सेक स्क्वायर थीटा कैंसल आउट हो गया, और हमारा डी की वैल्यू अब कितनी आ गई बच्चों, तो आप लिख सकते हो के लैम्डा बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे एक आर और ये आर स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो जाएगा तो नीचे एक ही आर बचेगा, इंटू डी थीटा। तो देखो कितना सिंप्लीफाई हो गया, और इसमें एक ही वेरिएबल है दैट इज थीटा, इसमें एक्स नहीं आया, तो अब मतलब इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें दो चीजें निकालनी है। एक तो हमें ई परपेंडिकुलर निकालना है, सारे चार्जेस पॉइंट चार्जेस के कारण, मतलब इस रॉड के कारण, और एक ई पैरेलल निकालना है। तो हम यहाँ पे डीई परपेंडिकुलर लिख लेते हैं एक साइड, और यहाँ पे डीई पैरेलल लिख लेते हैं एक साइड, है ना। दोनों को साथ में सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐसे वो बना देता हूं ताकि आपको दोनों सॉल्व होते हुए नजर आए। अब ध्यान से देखो, तो डी परपेंडिकुलर क्या है अपना, डी परपेंडिकुलर डी कॉस थीटा। तो डी कॉस थीटा लिख दिया अपन ने बच्चों। डी की वैल्यू क्या है, के लैम्डा बाई आर इंटू, है ना, के लैम्डा बाई आर, फिर अपन कॉस थीटा लिख लेते हैं, कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब देखो बच्चों आपको टोटल ई परपेंडिकुलर चाहिए सारे पॉइंट चार्जेस कारण, इन्फिनाइट पॉइंट चार्जेस के कारण, और इन्फिनाइट चीजों को जोड़ने का तरीका क्या है, इंटीग्रेशन, ये आपने 11th में सीखा है। तो यहाँ पे के लैम्डा आर कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, अंदर इंटीग्रेशन किसका होगा बच्चों, कॉस थीटा डी थीटा। वैसे डी परपेंडिकुलर के लिए आप क्या लिख सकते हो, डी परपेंडिकुलर है डी साइन थीटा, और डी की वैल्यू आप जानते हो कितना है बच्चों, के लैम्डा बाई आर, और यहाँ पे साइन थीटा डी थीटा, है ना। और यहाँ पे आप इंटीग्रेशन कर दोगे तो आपको टोटल ई पैरेलल का कंपोनेंट मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ से देखते हैं कितना आएगा, ये ई परपेंडिकुलर है, ई परपेंडिकुलर आ जाएगा। अच्छा लिमिट भी लगाना पड़ेगी आपको। तो देखो आपको बॉटम से लेकर टॉप तक जाना है, तो नीचे कितना एंगल है इसके रेफरेंस से, परपेंडिकुलर के रेफरेंस से थीटा 2, और ऊपर कितना एंगल है टॉप तक, थीटा 1। तो थीटा की लिमिट हो जाएगी थीटा 2 टू थीटा 1, लेकिन एक एंगल आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, इस बात का भी ध्यान रखो। क्यों, क्योंकि देखो आपने परपेंडिकुलर से अगर टॉप वाले एंगल को क्लॉकवाइज नापा है तो बॉटम वाले एंगल को एंटी क्लॉकवाइज नापा है, दोनों का डायरेक्शन ऑफ सेंस ऑफ डायरेक्शन अपोजिट है। तो एक अगर प्लस लोगे तो एक माइनस लोगे, है ना। तो मैं थीटा 1 प्लस ले रहा हूं तो थीटा 2 को कैसा लेना पड़ेगा, माइनस, इसलिए लिमिट जो लगाऊंगा वो लगाऊंगा माइनस थीटा 2 टू थीटा 1। यहाँ पे भी माइनस थीटा 2 टू थीटा 1, है ना बच्चों। अब हमने लिमिट लगा दी तो ये हो जाएगा के लैम्डा बाई आर। अब कॉस थीटा इंटू डी थीटा, तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, सॉरी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, और लिमिट पुट कर दोगे कितना बच्चों, माइनस थीटा 2 टू थीटा 1। वैसे यहाँ पे आप करोगे ई पैरेलल का कंपोनेंट जो है आपका वो क्या आ जाएगा, के लैम्डा बाई आर, और जब आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो साइन थीटा का जो डिफरेंशिएशन है वो कितना, सॉरी साइन थीटा का इंटीग्रेशन है वो कितना होता है बच्चों, माइनस कॉस थीटा, है ना।
माइनस कॉस थीटा, ये आपको पता होगा। तो ये माइनस थीटा 2 और ये प्लस थीटा 1। अब देखो यहाँ से ई परपेंडिकुलर आ जाएगा आपका कितना, के लैम्डा बाई आर साइन थीटा 1, साइन थीटा 1 माइनस साइन माइनस थीटा 2, है ना, थीटा 2 तो माइनस है। और वैसे यहाँ पे ई पैरेलल आप लिख सकते हो के लैम्डा बाई आर, और यहाँ पे माइनस कॉस थीटा 1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, और ये हो जाएगा कॉस थीटा 2। अब यहाँ पे देखो बच्चों, तो देखिए बच्चों, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए साइन माइनस थीटा, आपको पता है साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस बाहर आ जाएगा और ये साइन थीटा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, तो है ना। तो ये होगा साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। मैं लेकिन इसको उल्टा लिख लेता हूँ, पहले थीटा 2 लिख लूंगा। तो ये ई परपेंडिकुलर आ जाएगा आपका के लैम्डा बाई आर, और ब्रैकेट में साइन थीटा 2 पहले लिख लिया मैंने क्योंकि प्लस आना है बीच में, है ना, और प्लस साइन थीटा 1। अभी मैं बताऊंगा इसको पहले क्यों लिख लिया मैंने। फिर आपका ये ई पैरेलल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बच्चों, के लैम्डा बाई आर इंटू, यहाँ पे थीटा 2 को पहले लिख लो आप लोग, कॉस थीटा 2 को पहले लिख लो, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। और ये तो देखो बच्चों, ये आपका किसका फॉर्मूला आ गया, ई पैरेलल का, और ये किसका फॉर्मूला आ गया बच्चों, ई परपेंडिकुलर का, है ना। अब ये दोनों वैल्यूज आ गई आपकी, ई पैरेलल वाली भी आ गई और ई परपेंडिकुलर भी आ गई। तो आप क्या करोगे, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इन दोनों का रिजल्टेंट ले लो। तो रिजल्टेंट लोगे तो आपको ई नेट मिल जाएगा। तो रिजल्टेंट कैसे लेंगे, ये दोनों तो 90 डिग्री पर है, तो आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हो, ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल का स्क्वायर, है ना। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। और आप चाहो तो ये एंगल भी निकाल सकते हो, अल्फा, टेन अल्फा लगा लो तो अल्फा निकल आएगा। टेन अल्फा क्या हो जाएगा बच्चों, ई पैरेलल अपॉन, है ना, सॉरी, ई परपेंडिकुलर अपॉन ई पैरेलल, ई परपेंडिकुलर अपॉन ई पैरेलल, है ना। तो आप ऐसे करके एंगल भी निकाल सकते हो। तो आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बता सकते हो और आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी बता सकते हो, है ना। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने डेरिवेशन कर लिया फाइनाइट चार्ज रॉड का, और उसमें हमने दो कंपोनेंट के फॉर्मूले निकाल लिए, ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल। लेकिन जब कोई न्यूमेरिकल्स आते हैं तो उन न्यूमेरिकल्स में इस फॉर्मूले को कैसे लगाना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। अब आप ध्यान रखना इस बात का, जैसे मैं यहाँ पे आपका इस तरीके से एक चार्ज रॉड लूं, तो इस तरीके से जब आप चार्ज रॉड ले रहे हो और ये आपका पॉइंट पी है, तो आपको यहाँ पे ई परपेंडिकुलर निकालना है, ई पैरेलल निकालना है, और आपको लैम्डा तो पता ही होगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको लैम्डा पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पता होना चाहिए, तो आप फॉर्मूला बहुत इजीली निकाल लोगे, है ना। तो यहाँ पे लेकिन आप कैसे अप्रोच करोगे, फॉर्मूले से तो मैग्नीट्यूड आएगा, डायरेक्शन नहीं आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो डायरेक्शन के लिए आप लोग कॉमन सेंस का यूज करेंगे। देखिए कैसे, आप इसमें देखें तो ई परपेंडिकुलर का डायरेक्शन, अगर ये पॉजिटिव चार्जेस है, पॉजिटिव चार्जेस, तो आपको पता है ई परपेंडिकुलर का जो डायरेक्शन है वो अवे फ्रॉम द रॉड होगा, परपेंडिकुलर टू रॉड एंड अवे फ्रॉम द रॉड। अगर इसी की जगह मान लीजिए ये जो चार्ज रॉड होती है निगेटिवली चार्ज होती है, निगेटिवली चार्ज, तो आपको पता है कि फिर मेरा ई जो परपेंडिकुलर होता आर दूरी पे वो टूवर्ड्स द चार्ज रॉड होता, टूवर्ड्स द चार्ज रॉड, है ना। ये हमें समझ में आता है भाई। यहाँ पे +1 कूलम रखो तो ये अवे फ्रॉम द रॉड जाएगा, और यहाँ पे +1 कूलम रखो तो नेगेटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट करेगा, तो टूवर्ड्स द रॉड आएगा। तो डायरेक्शन आपको कॉमन सेंस से निकालना है और फॉर्मूले से आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, इस बात का खास तौर पर ध्यान दें। तो ई परपेंडिकुलर की डायरेक्शंस तो हमें समझ में आ गई। अब आपसे बोला जाए कि भाई बताओ कि ई पैरेलल की डायरेक्शन कैसी होगी, तो ध्यान से देखें, आप इन दोनों कंपेयर करें तो इन दोनों, मतलब जहां से आपने परपेंडिकुलर डाला उसको दो पार्ट में तोड़ दें रॉड को, तो देखो जो ऊपर वाला पार्ट है वो ज्यादा बड़ा है नीचे वाले पार्ट से, तो जिधर एक्स्ट्रा पार्ट हो ना रॉड का उसके अवे होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है ई पैरेलल। तो जैसे यहाँ पे ऊपर वाले डायरेक्शन में इस, अगर इसके दो पार्ट करें तो ऊपर वाला जो पार्ट है वो उसमें एक्स्ट्रा पार्ट है ना, नीचे से ज्यादा लेंथ है, तो फिर ऊपर अगर ज्यादा लेंथ है तो ई पैरेलल नीचे की डायरेक्शन में होगा, याद रखेंगे। अगर आपका पॉजिटिवली चार्ज रॉड है और अगर आपका नेगेटिवली चार्ज रॉड है तो जिधर एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसी डायरेक्शन में
ई पैरेलल होगा। आप तो ऐसे याद रखना कि जो पॉजिटिवली चार्ज रॉड में डायरेक्शन होती है, जब नेगेटिवली चार्ज रॉड आएगी तो उसके अपोजिट हो जाएंगे, है ना। इस बात को आप ध्यान में रखना। अब क्यों मैंने कहा कि जहां एक्स्ट्रा पार्ट है उसके अपोजिट है पॉजिटिवली चार्ज रॉड में, उसका कारण भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, इसके बराबर वाली और इसके बराबर की लेंथ, ये दोनों बराबर वाली लेंथ जो है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होगी और इस वाली लेंथ के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होगी, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो बचा कौन जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेगा? जो एक्स्ट्रा पार्ट है। और एक्स्ट्रा पार्ट जो पॉजिटिव चार्ज है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में नीचे की तरफ आपको क्या देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। तो अगर आपकी पॉजिटिवली चार्ज रॉड है तो एक्स्ट्रा पार्ट के अपोजिट में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, पैरेलल वाला कंपोनेंट। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसके अपोजिट उसी डायरेक्शन में होगी, है ना। तो आप तो ऐसे याद रख लो कि पॉजिटिव चार्ज का आप याद रख लेना, तो नेगेटिव चार्ज का उल्टा होता है, ये याद रख लेंगे आप। तो हमने डायरेक्शन कॉमन सेंस से निकाल दी, और मैग्नीट्यूड आप किससे निकाल लेंगे बच्चों? फॉर्मूले से, है ना। जैसे इस केस में प्रैक्टिस के लिए मैं आपको देता हूं कि जैसे मान लीजिए ये आपके पास चार्ज रॉड है और इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो सबसे पहले तो परपेंडिकुलर डाल लो, ये आर हो गया। ये वाली साइड छोटी और ये वाली साइड बड़ी है, जिस साइड बड़ी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका ई पैरेलल होगा और इसके अवे परपेंडिकुलर होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ना। तो ई परपेंडिकुलर अवे होगा और ई पैरेलल लेफ्ट साइड होगा क्योंकि राइट साइड में एक्स्ट्रा पार्ट है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डायरेक्शन कैसे निकालनी चाहिए। तो देखो बच्चों, हमने परपेंडिकुलर और पैरेलल का फॉर्मूला भी देख लिया, डायरेक्शन कैसे निकालना परपेंडिकुलर और पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉमन सेंस से वो भी हमने देख लिया। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में वो हम देखते हैं, तो एग्जांपल देखते हैं, उससे हम समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक चार्ज रॉड है, प्लस पॉजिटिव चार्ज रॉड है और प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है ना। अब मान लीजिए इस पॉइंट पी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और ये आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर भी दी हुई है, ठीक। तो ये ऊपर वाला जो एंगल है टॉप वाला वो आपको 30 डिग्री दिया है और नीचे वाला जो एंगल है बच्चों वो आपको 60 डिग्री दिया है। तो सबसे पहले तो लॉजिक से, कॉमन सेंस से आप क्या निकालो? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालेंगे परपेंडिकुलर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द रॉड, ई परपेंडिकुलर ऐसा होगा। और आपका पैरेलल, अब नीचे एक्स्ट्रा पार्ट है, दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है नीचे एक्स्ट्रा पार्ट है, तो आपकी ई पैरेलल की डायरेक्शन ऊपर की। तो ये बच्चों ई पैरेलल की डायरेक्शन कहाँ होगी कॉमन सेंस से अगर हम निकालें? तो देखो, इसमें एक्स्ट्रा पार्ट नीचे की तरफ है और पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, तो मैंने आपको बताया जिधर एक्स्ट्रा पार्ट है उसके अपोजिट। तो नीचे एक्स्ट्रा पार्ट है तो ई पैरेलल ऊपर की तरफ है ना। तो हमने कॉमन सेंस से ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल की डायरेक्शन निकाल ली। अब आपको क्या करना है भाई? आपको ये करना है कि इनका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो आप कैसे निकाल लोगे बच्चों? ई परपेंडिकुलर में तो आप फॉर्मूला लगा लोगे क्या? के लैम्डा बाई आर, और इसमें क्या फॉर्मूला हमने सीखा था बच्चों? θ2 प्लस θ1, है ना। और ई पैरेलल का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए भी आप फॉर्मूला लगा लोगे के लैम्डा बाई आर cos θ2 माइनस cos θ1, ठीक। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे θ1 और θ2 चाहिए, तो आप क्या करोगे बच्चों? θ1 क्या है और θ2 क्या है, ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो आप बोलोगे सर टॉप वाला θ1 है 30 डिग्री ले लेते हैं और नीचे वाला θ2 है उसको आप 60 डिग्री ले लेते हैं, है ना। इस तरीके से हम ले लेते हैं और यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। लेकिन जब आप ये वैल्यूज लोगे ना और यहाँ अप्लाई करोगे तो आप ध्यान से देखोगे कि परपेंडिकुलर में तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन ई पैरेलल वाले में नेगेटिव साइन आ जाएगा। नेगेटिव साइन अगर ये वैल्यूज लेते हो आप और नेगेटिव साइन आ जाएगा तो आपके मन में कंफ्यूजन आ जाएगा कि मैंने यार डायरेक्शन ऊपर मानी है और इसमें नेगेटिव आ रहा है, तो मतलब इसकी डायरेक्शन नीचे है, तो फिर आप गलती कर जाओगे। वो गलत होगा, डायरेक्शन आपकी बिल्कुल सही है। एक्चुअली में आपने θ2 और θ1 सही से नहीं लिया है, कॉमन सेंस से आपने डायरेक्शन निकाली है ना, इसलिए वहां पे ये गलती होने के चांसेस हैं। इसलिए आप यहाँ पे ये जो वैल्यूज है ना, एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन ना आए, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड मिले, इसलिए आप ये वैल्यूज यूज मत करो। और अगर यूज भी कर रहे हो तो ई पैरेलल की अगर नेगेटिव वैल्यू भी आ रही है तो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लो। आप क्या करेंगे हमेशा, अगर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, नेगेटिव साइन नहीं चाहिए, तो हमेशा जो आपका स्मॉलर एंगल है, जैसे यहाँ पे 30 डिग्री, उसको हमेशा θ2 मानो, चाहे वो किधर भी हो। और जो आपका लार्जर एंगल है उसको हमेशा 60 डिग्री मानो। तो आपको रियलिटी में मानना क्या चाहिए? अगर ये मानोगे तो नेगेटिव साइन आएगा, तो गलती होगी। तो आप क्या करना चाहिए आपको कि लार्जर एंगल जो है उसको आपको
वन मानना चाहिए। तो थीटा वन लार्जर एंगल कौन है, दोनों में से देख लो, 60 लार्जर है तो 60 डिग्री को थीटा वन मान लो, और स्मॉलर कौन है 30 डिग्री, तो थीटा टू आप 30 डिग्री को मानो। जब आप फिर इसमें रखेंगे ना वैल्यूज, तो नेगेटिव साइन नहीं आएगा, मतलब आपका डायरेक्शन भी सही आ जाएगा और मैग्नीट्यूड भी सही आएगा, आपको एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन परेशान नहीं करेगा, है ना। तो ये मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं ताकि आपको मन में कंफ्यूजन ना आए, तो इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। थीटा टू हमेशा लोगे किस वाले एंगल को, दोनों में से किस एंगल को थीटा टू लेना चाहिए, जो स्मॉलर एंगल है, और थीटा वन हमेशा किस एंगल को लेना चाहिए, जो लार्जर एंगल है ना। तो 60 डिग्री आपका लार्जर एंगल है, थीटा वन लार्जर एंगल को लेना चाहिए, और 30 डिग्री आपका स्मॉलर एंगल है, तो थीटा टू स्मॉलर एंगल लेना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आपका ई पैरेलल में नेगेटिव साइन नहीं आएगा, तो आपके डायरेक्शन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर होगी। और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन फॉर्मूलेस को लगाते समय जो हमें ध्यान देना चाहिए, तो मैं आपको एक और एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कभी आपको इस टाइप का सवाल पूछ लिया जाए कि ये आपकी चार्ज रॉड है ना, और इसका लैम्डा कूलम पर मीटर आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी दी हुई है, और पी पॉइंट यहां है बच्चों, देखो पी पॉइंट अब इसके चार्ज रॉड के बीच में नहीं है, जैसा कि मैंने अभी तक सारे डायग्राम से बनाया, मैंने पी पॉइंट इसके नीचे या इसके ऊपर ले जाओ आप, इसके नीचे या फिर इसके ऊपर। अब इस पी पॉइंट पे कैसे निकालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल कैसे, क्योंकि अब इस पी पॉइंट से इस रॉड पर परपेंडिकुलर तो ड्रॉ ही नहीं होगा। अगर ऐसा हो जाए कि रॉड पे पी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ ना हो, तो आप उसको एक्सटेंड कर लो, रॉड को एक्सटेंड कर लो, देखो इस तरीके से, और फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो आप फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो हो जाएगा ड्रॉ। तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया आर। अगर रॉड पे डायरेक्टली परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं हो रहा है तो रॉड को एक्सटेंड कर लें और फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ठीक भाई। उसके बाद आप ध्यान से देखें तो इसका लोअर जो पार्ट है इस परपेंडिकुलर से उसका कुछ एंगल है, और इसका जो अपर पार्ट है उसका परपेंडिकुलर से कुछ एंगल है। लोअर पार्ट का जो एंगल है उसको 30 डिग्री मान लो, और अपर पार्ट का जो एंगल है उसको बच्चों क्या मान लो, 60 डिग्री मान लो, है ना। तो हम ऐसे मान लेते हैं वैल्यूज को। अब आपको डायरेक्शन निकालनी है, तो डायरेक्शन कैसे निकालोगे, तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो अवे फ्रॉम द रॉड आपका ई परपेंडिकुलर होता है पॉजिटिवली चार्ज रॉड के लिए, और जहां एक्स्ट्रा पार्ट है, तो देखो इसके नीचे तो कोई पार्ट है ही नहीं, ऊपर ही है पूरी रॉड, तो ऑब्वियस सी बात है उसके अपोजिट, मतलब नीचे की तरफ आपका ई पैरेलल होगा, है ना। और फिर फॉर्मूले तो यही लगाना है। अब बात आएगी कि थीटा वन और थीटा टू क्या लेना है, तो आप लोग बोलेंगे सर कि यहाँ पे अगर हमें थीटा वन थीटा टू लेना है तो यहाँ पे बड़ा एंगल आपका थीटा वन होता है, तो थीटा वन हमने 60 डिग्री ले लिया, और थीटा टू हमने छोटा एंगल मतलब 30 डिग्री ले लिया। लेकिन बच्चों अगर आप ऐसा लोगे तो आंसर गलत हो जाएगा आपका। अब ऐसा नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते मैं आपको बताता हूं। आप अगर ध्यान से डेरिवेशन को देखें, जब आपने डेरिवेशन किया था तो बच्चों आपने किया क्या था डेरिवेशन समय, एक एंगल क्लॉकवाइज लिया था तो एक एंगल एंटी क्लॉकवाइज लिया था, इस बात को ध्यान रखना। जब आप डेरिवेशन कर रहे थे तो एक एंगल क्लॉकवाइज ले रहे थे और एक एंगल एंटी क्लॉकवाइज ले रहे थे। लेकिन इस प्रॉब्लम में देखो आप दोनों एंगल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज ही ले रहे हो, तो यहाँ पे एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज नहीं आया। अगर आपको थीटा टू की वैल्यू चाहिए तो एक एंगल आपको उल्टा जाना पड़ेगा, अगर एक क्लॉकवाइज लिया है तो एक एंटी क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा, यानी ये एंगल 30 डिग्री ना लेके ऐसे एंटी क्लॉकवाइज लेना चाहिए आपको। कितना 3, अगर 30 डिग्री काट दोगे 360 में से तो कितना हो जाएगा 330 डिग्री। तो आपका थीटा टू जो होगा ना बच्चों, वो आपका 30 डिग्री नहीं होगा, वो आपका 330 डिग्री होगा अगर हम डेरिवेशन से चलें, क्योंकि हमारा फॉर्मूला तो डेरिवेशन से आया था, और डेरिवेशन में हमने दोनों एंगल्स को जब लिमिट लगाई थी तो अपोजिट सेंस में माना था, तो आप एक ही सेंस में एंगल नहीं ले सकते हो। तो अपोजिट सेंस में अगर आप लोअर पार्ट को लोगे, जो थीटा टू लोगे, वो आपका 330 डिग्री हो जाएगा। लेकिन 330 डिग्री अब ऐसा सोचना मुश्किल होता है, तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हो -30 डिग्री। तो ध्यान रखेंगे आप जब फॉर्मूले में एंगल लगाएंगे, एंगल की वैल्यू रखेंगे, तो अगर वो सेम सेंस में, तो आपका जो छोटा एंगल होगा उसको नेगेटिव में ले लेना, बड़े एंगल को पॉजिटिव में लेना और छोटे एंगल में माइनस साइन लगा देना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, जब सेम सेंस में ले रहे हो। और जब अपोजिट सेंस में ले रहे हो तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन बातों का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप न्यूमेरिकल्स करोगे, नहीं तो बनते हुए न्यूमेरिकल्स, सही होते हुए न्यूमेरिकल्स आप सोचेंगे कि मैंने तो सही किया था,
और आप गलत करके आ जाओगे, है ना। छोटी छोटी बातों से वैल्यू चेंज हो जाएगी और आंसर गलत हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इन फॉर्मूलेस को न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज करना है। तो ये जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो मैंने आपको बताया, ताकि आपको याद रहे। तो आप भी इनको लिख लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इसमें जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें आप लिख लीजिए टेक स्मॉलर एंगल, टेक स्मॉलर एंगल एज थीटा 2 एंड लार्जर एंगल एज, लार्जर एंगल एज, ये मैंने आपको बताया था स्मॉलर एंगल को क्या लेना चाहिए अपन को, थीटा 2, और लार्जर एंगल एज थीटा 1, यानी कि थीटा 1 हमेशा थीटा 2 से बड़ा होगा, है ना। ये ध्यान में रखना आप लोग, चाहे थीटा 1 थीटा 2 कहीं भी दिया हो, ऊपर या नीचे, है ना। बड़े एंगल को थीटा 1 लेना और छोटे एंगल को थीटा 2 लेना। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ सेंस ऑफ रोटेशन, इफ सेंस ऑफ रोटेशन, if sense of rotation of theta 1 and theta 2 is same, are same लिख लो, are same, are same, then use theta 2 with negative sign। तो आप theta 2 को नेगेटिव साइन के साथ ले लो, है ना। जो स्मॉल एंगल है उसको आप नेगेटिव साइन के साथ ले लो। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो जाएगी, ठीक। ये भी आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक, नेगेटिव साइन। और उसके बाद आपका जो थर्ड पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपका पॉजिटिवली चार्ज रॉड है तो ई परपेंडिकुलर अवे फ्रॉम द रॉड होगी, और अगर आपका पैरेलल वाला है वो एक्स्ट्रा पार्ट के अपोजिट होगा, है ना। तो इसको भी हम लिख लेते हैं, इफ लैम्डा इज पॉजिटिव, if lambda is positive, then E perpendicular is away from the normal, is away from the rod, sorry, away from the rod, is away from the rod, charge rod, है ना। and vice versa, वाइस वर्सा मतलब अगर आपका नेगेटिव रॉड है, नेगेटिवली चार्ज है, तो उसके अवे नहीं होगा, टूवर्ड्स होगा, है ना। इसका मतलब ये होता है वाइस वर्सा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट भी लिख लो आप पैरेलल के लिए, इफ लैम्डा इज पॉजिटिव देन ई पैरेलल इज, ई पैरेलल, या फिर आप ऐसा लिख लो इफ लैम्डा इज नेगेटिव लिख लो, है ना। नेगेटिव के लिए आपको अच्छे से याद रहेगा, if lambda is negative then E parallel is towards the extra, towards the extra portion of rod and vice versa, है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया नेगेटिव में जिधर एक्स्ट्रा पोर्शन है उस तरफ होगा आपका ई पैरेलल, तो पॉजिटिव में कैसा होगा, वाइस वर्सा, अपोजिट, तो अवे फ्रॉम द एक्स्ट्रा पार्ट होगा, है ना। तो इन बातों का आप ख्याल रखना, जब भी आप न्यूमेरिकल्स करें तो आपका काम बन जाएगा और आपसे न्यूमेरिकल में कोई गलती नहीं होगी, है ना बच्चों। तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना। तो बच्चों फाइनाइट रॉड का अभी हमने डेरिवेशन भी देख लिया और उसको न्यूमेरिकल्स में कैसे अप्लाई करना है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें याद रखने हैं वो भी मैंने बता दिया ना। अब इससे रिलेटेड कुछ केसेस हैं तो वो हम केसेस भी जल्दी जल्दी सीख लेते हैं ना। तो सबसे पहला केस फर्स्ट, when point P lies at the perpendicular bisector, बाइसेक्टर, है ना। जब पॉइंट P जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आ जाए। अब उसका मतलब क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आने का, कि मान लीजिए ये आपकी रॉड है, ये पॉजिटिवली चार्ज है और इस रॉड की लेंथ जो है बच्चों, वो आपकी लेंथ जो है वो L है ना, लेट सपोज, और लैम्डा कूलम पर मीटर ये उसका दिया हुआ है। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब पॉइंट ऐसी लाइन पे रहे
उस परपेंडिकुलर की लाइन पर है कि इसको हाफ हाफ तोड़ दे रॉड को, है ना, तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। तो यहां से ये जो परपेंडिकुलर आपने डाला है तो ये दूरी l/2 हो जाएगी और नीचे वाली दूरी भी l/2 हो जाएगी। ठीक बच्चों, तो इस तरीके से, तो इस वाले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में कहीं भी पॉइंट P हो, उस पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में है तो आपको पता है कि नीचे से ऊपर से जो एंगल है ये दोनों सेम है, मतलब ये दोनों एंगल बराबर होंगे, थीटा थीटा, है ना, क्योंकि ये r दूरी भी सेम है और l/2 भी सेम है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में θ1 इक्वल्स टू θ2 इक्वल्स टू थीटा हो जाएगा। तो फिर आप क्या बोलोगे भाई कि इसमें क्या आएगा, तो आपका ई परपेंडिकुलर आएगा। ई परपेंडिकुलर का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, ई परपेंडिकुलर, तो ई परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका के लैम्डा बाई आर इंटू साइन θ1 भी थीटा है और साइन θ2 भी थीटा है, तो साइन थीटा साइन थीटा लिख देंगे, है ना, θ1 θ2 लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपका ई परपेंडिकुलर का वैल्यू आ गया कितना, के लैम्डा बाई आर, और ये साइन थीटा प्लस साइन थीटा तो 2 साइन थीटा, तो 2 के लैम्डा बाई आर इंटू साइन थीटा, ये आ जाता है बच्चों, है ना। और ई पैरेलल के बारे में सोचें अगर हम, ई पैरेलल के बारे में, तो देखो ई पैरेलल का क्या होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ई पैरेलल का फॉर्मूला था क्या, के लैम्डा बाई आर कॉस θ2 मतलब थीटा माइनस कॉस θ1 मतलब वो भी थीटा, तो ये हो जाएगा 0, मतलब ई पैरेलल हो गया 0 और ई परपेंडिकुलर हो गया 2 के लैम्डा बाई आर इंटू साइन थीटा। और देखो बच्चों ई पैरेलल 0 हो चुका है तो एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड बची है एक ही डायरेक्शन में, अवे फ्रॉम द रॉड, तो वही हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब पॉइंट P जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होता है तो हमेशा आपका अवे फ्रॉम द रॉड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और अगर नेगेटिवली चार्ज है तो टुवर्ड्स द रॉड होगी, और ई पैरेलल का कोई कंपोनेंट नहीं होगा, और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 2 के लैम्डा बाई आर इंटू साइन थीटा, है ना बच्चों, और थीटा आपको पता है कि क्या होना है। और उसके बाद आप इसको चाहे तो लॉजिकली भी बता सकते हैं कि कैसे सही है। देखो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो रॉड का जितना पोर्शन नीचे है रॉड का उतना ही पोर्शन ऊपर है, तो रॉड का जितना पोर्शन नीचे है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होगी वही रॉड के ऊपर वाले पोर्शन के कारण नीचे होगी, तो ये दोनों इक्वल होंगे इसलिए एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे, इसलिए आपका पैरेलल कंपोनेंट जो होगा वो 0 हो जाएगा और सिर्फ कौन बचेगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो वो आप लॉजिकली बता सकते हो, बाकी मैथमेटिकली तो आ ही गया है। अब इसमें एक बात और ध्यान रखेंगे कि कभी कभी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पहले कुछ एग्जाम्स में पूछी गई थी और उसके जो ऑप्शंस थे वो इन टर्म्स ऑफ एल दे दिए गए थे, एल एल, तो आपको घबराना नहीं है, एल के टर्म्स में अगर ऑप्शन आए तो उसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। करना क्या है कि यहाँ पे हाइपोटेनिस कितना हो जाएगा बच्चों, देखो अगर ये l/2 है और ये दूरी r है तो ये जो दूरी है हाइपोटेनिस ये हो जाएगी बच्चों इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाई 4, इस तरीके से। अब यहां से आप साइन थीटा की वैल्यू उठा के रख दो तो एल के टर्म्स में आंसर आ जाएगा, है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे रखेंगे अगर आप तो जो ई नेट है वो कितना मिलेगा आपको, 2 के लैम्डा बाई आर, साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, तो परपेंडिकुलर है l/2 और हाइपोटेनिस है आपका रूट कितना बच्चों, देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4, है ना, तो यहां से 2 और ये 2 कट जाएगा और यहां से एलसीएम लोगे तो 4 का रूट ऊपर आएगा, तो 4 का रूट 2 होता है, तो 2 के लैम्डा इंटू एल डिवाइड बाई आर, और यहाँ पे जब आप एलसीएम लोगे तो ये आएगा 4r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये इस तरीके का ऑप्शन दिया गया था एक बार, है ना, एग्जाम में। तो आई होप आपको समझ में आ गया है, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से आप ये फॉर्मूला इस तरीके से लिख सकते हो, है ना बच्चों। तो सॉल्व वहीं कर लेना, 1 मिनट तो लगेगा, उससे भी कम समय लगेगा, है ना बच्चों, तो इसको याद रखिए। देखिए बच्चों हमने फर्स्ट केस कर लिया, है ना, अब एक और केस है और उससे न्यूमेरिकल्स बहुत पूछे जाते हैं। ये जो सेकंड केस है इसमें न्यूमेरिकल बहुत आएंगे, और ये जो मैं सेकंड केस आपको बता रहा हूं इसका प्रूफ भी यहाँ पे तो ये प्रूफ होगा ही, और इसका प्रूफ आपको एक तरीके से और बताया जाएगा बाद में, गॉस लॉ से, है ना, जब आपको गॉस लॉ पढ़ाएंगे। तो ये जो सेकंड केस है इसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट चार्ज रॉड, इन्फिनाइट चार्ज रॉड मतलब इन्फिनाइट चार्ज रॉड है अब, है ना, और इसका
बाद में आपको गॉस लॉ से भी फॉर्मूला बताया जाएगा, ठीक। तो इन्फिनाइट चार्ज रॉड का इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। अब इन्फिनाइट का मतलब क्या हुआ, कोई चीज इन्फिनिटी तो है होती नहीं है, कंपैरेटिवली इन्फिनिटी होना चाहिए, कंपैरेटिवली। जैसे ये जो लाइन खींची हुई है बच्चों ब्लैक कलर की, ये लाइन आपको फाइनाइट दिख रही है, ये इन्फिनाइट नहीं है। लेकिन सोचो यहाँ पे एक छोटा सा इंसेक्ट हो, तो ये इंसेक्ट इस लाइन की क्या नहीं देख पाएगा, बाउंड्रीज नहीं देख पाएगा। तो अगर वो बाउंड्रीज नहीं देख पाएगा तो उस इंसेक्ट के लिए ये लाइन क्या होगा, इन्फिनाइट हो गई। तो जो इन्फिनाइट टर्म है ये रिलेटिव टर्म है, ये आपको इन्फिनाइट जो टर्म है ये देखना पड़ता है कि आप कहां से देख रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। आप जब देख रहे हो तो यही लाइन फाइनाइट है, और जब एक इंसेक्ट देखेगा तो उसको एंड दिखाई नहीं देंगे, जब एंड दिखाई नहीं देंगे तो उसके लिए ये लाइन कैसी हो जाएगी बच्चों, इनफिनाइट। तो एक्चुअली में आप कहां से ऑब्जर्व कर रहे हो, जैसे कि ये पॉइंट पी, ये आर दूरी अभी बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पॉइंट पी से ये जो रॉड है ये बहुत कैसी है बच्चों, फाइनाइट दिखाई दे रही है। लेकिन अगर ये पॉइंट पी आप रॉड से चिपका दो, बहुत छोटी लेंथ कर दो, आर को एल से बहुत छोटा कर दो, छोटा कर दो, छोटा कर दो, तो जब इससे ये पॉइंट चिपक जाएगा तो इस पॉइंट के लिए ये जो लेंथ है रॉड की ये इन्फिनाइट हो जाएगी, यानी कि आर इज वेरी वेरी लेस देन एल हो जाएगा, तो यही रॉड इन्फिनाइट हो जाएगी। तो इन्फिनाइट रॉड कैसे बनेगी, फाइनाइट रॉड ही इन्फिनाइट जैसा काम करेगी। कब, जब आपका जो ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस है परपेंडिकुलर है आर, इट बिकम्स वेरी वेरी लेस देन लेंथ ऑफ द रॉड, तो वो रॉड इस पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, इन्फिनाइट, है ना। तो मेरे ख्याल से आप बात समझ गए होंगे। अब इन्फिनाइट रॉड में देखें तो इसका मतलब ये ऊपर भी इन्फिनिटी तक इसका कोई सिरा नहीं दिखा और नीचे तक भी कोई सिरा नहीं दिखेगा, उसी को तो इन्फिनाइट बोलेंगे किसी भी पॉइंट पी के लिए। अब इस पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस इन्फिनाइट रॉड के लिए, और इसका जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो लैम्डा कूलम पर मीटर है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो इससे परपेंडिकुलर डाल देते हैं। अब देखो बच्चों, इसके अपर एंड को टच करना है और इसके लोअर एंड को टच करना है, लेकिन आप सोचो कि ये तो इन्फिनिटी तक गया है, तो इन्फिनिटी पे कौन सी लाइंस मिलती हैं, पैरेलल पैरेलल। तो मुझे अपर एंड को टच करने के लिए इस रॉड के पैरेलल लाइन खींचना पड़ेगा और लोअर एंड को टच करने के लिए भी इस रॉड के पैरेलल लाइन खींचना पड़ेगा। अगर मैंने पैरेलल खींच दिया तो ये जो परपेंडिकुलर डाला था आपने, इसके लिए थीटा 1 की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, थीटा 1 की वैल्यू भी 90 हो गई और थीटा 2 की वैल्यू भी 90 हो गई। थीटा 1 भी 90 और थीटा 2 भी 90, क्योंकि रॉड के पैरेलल लाइंस हैं, तो रॉड के परपेंडिकुलर से भी वो पैरेलल लाइंस का जो एंगल है वो 90 डिग्री रहेगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसमें आपका ई परपेंडिकुलर आएगा, ई परपेंडिकुलर प्लस चार्ज है तो अवे फ्रॉम द रॉड, तो ई परपेंडिकुलर का आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, तो हमने ई परपेंडिकुलर निकाल लिया। ई परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, के लैम्डा बाई आर साइन 90, थीटा 1 भी 90 प्लस साइन 90, थीटा 2 भी 90, तो साइन 90 साइन 90 1 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 2, तो 2 के लैम्डा बाई आर, और यही आपका ई नेट है, क्योंकि आपका ई पैरेलल जो है बच्चों यहाँ पे ई पैरेलल वो cos 90 माइनस cos 90, तो वो तो जीरो होगा ना, जीरो माइनस जीरो इंटू कुछ भी हो तो जीरो होगा, तो ई पैरेलल है ही नहीं, इसलिए ई नेट आपका ई परपेंडिकुलर के बराबर होगा इन्फिनाइट चार्ज रॉड में अवे फ्रॉम द रॉड अगर पॉजिटिव चार्ज है, और उसका फॉर्मूला होगा 2 के लैम्डा बाई आर। अब कई बार किताबों में के को लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 और 2 कट जाता है, तो इसको ऐसे भी लिख जाते हैं, 4 और 2 कट जाएगा तो नीचे 2 बचेगा, आप लोग सॉल्व कर सकते हो, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, है ना। तो आपको दोनों फॉर्मेट में आंसर पता होना चाहिए और आप लिख सकते हो बहुत आसानी से, है ना बच्चों। तो इसको याद रखिएगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसमें बहुत न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, मतलब कोई कमी नहीं है न्यूमेरिकल्स की। आपको जब न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे तो कुछ न्यूमेरिकल्स मैं भी आपको इसके करवाऊंगा, तो इसको नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स। एक और केस है इसका, तीसरा केस, वो भी हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं और आपको बता देते हैं ना। तो केस नंबर 3, इसमें हम लेंगे सेमी इन्फिनाइट रॉड, सेमी इन्फिनाइट चार्ज रॉड। अभी इन्फिनाइट रॉड ली थी ऊपर से भी और नीचे से भी, अब हम सेमी इन्फिनाइट लेंगे, मतलब इसका एक एंड तो पता होगा, दूसरा एंड हमें पता नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे हम डायग्राम बना लेते हैं। तो ये एक रॉड का एंड पता है, बट नीचे वो कहाँ तक गया, इन्फिनिटी तक, दूसरा एंड हमें नहीं पता है। तो इसके लिए हमें
अब जो एंड पता है उसी से परपेंडिकुलर डालेंगे और किसी पॉइंट पी पर आर दूरी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो सेमी इन्फिनाइट रॉड के कारण किसी पॉइंट पी पर जो एक एंड से परपेंडिकुलर पे है उस पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमें बताना है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, आप कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से देखो, इसमें हमें एंगल देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहली बात तो आप इस पॉइंट से टॉप को जोड़ो। तो ये टॉप को जब जोड़ोगे तो ये लाइन तो परपेंडिकुलर के ऊपर ओवरलैप कर जाएगी, परपेंडिकुलर के ऊपर ही ओवरलैप कर जाएगी। और अगर ओवरलैप कर गई तो एक ही लाइन है ये, तो एंगल θ1 कितना हो जाएगा बच्चों? 0 डिग्री। जबकि दूसरे एंड के लिए हमें पैरेलल खींचनी पड़ेगी क्योंकि इन्फिनिटी है। तो आपका जो θ2 एंगल हो गया वो कितना हो जाएगा बच्चों? 90। या फिर θ2 आप 0 ले लो और θ1 आप 90 ले लो, है ना। छोटा एंगल θ2 और बड़ा एंगल θ1। अब ध्यान से देखो, तो इसमें आप डायरेक्शन कैसे बताओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की? तो क्योंकि ये पॉजिटिव है तो परपेंडिकुलर वाला तो अवे होना पड़ेगा, ई परपेंडिकुलर, और एक्स्ट्रा पार्ट नीचे है तो ई पैरेलल ऊपर होगा। ठीक है बच्चों। अब ई परपेंडिकुलर कितना होगा देखो, तो ई परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल सकते हैं हम 2k लैम्डा बाई आर इंटू साइन θ2 की वैल्यू 0 है बच्चों, तो साइन 0 प्लस साइन θ1 दैट इज 90। और साइन 0 0 होता है, साइन 90 कितना होता है बच्चों? 1। साइन 91, तो यहाँ पे टोटल 1 बचेगा, तो ये बचेगा 2k लैम्डा बाई आर इंटू 1, मतलब 2k लैम्डा बाई आर। तो ई परपेंडिकुलर मिल गया 2k लैम्डा बाई आर। और ई पैरेलल निकालना है तो ई पैरेलल निकाल लो। ई पैरेलल क्या होगा? 2k लैम्डा बाई आर। देखिए बच्चों, यहाँ पे एक गलती हो गई है। वो गलती क्या है कि मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, जबकि हमारे फॉर्मूले में यहाँ पे k लैम्डा बाई आर होता है ना, k लैम्डा बाई आर। तो यहाँ 1 बचेगा, तो ये बचेगा k लैम्डा बाई आर। वो तो इन्फिनाइट में होता था 2k लैम्डा बाई आर, है ना। जो हमारा मेन फॉर्मूला उसमें k लैम्डा बाई आर होता है ना, तो इसको आप सुधार लेंगे। तो ई परपेंडिकुलर हमारा कितना आ गया बच्चों? k लैम्डा बाई आर। वैसे ही आप ई पैरेलल निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला भी क्या है? k लैम्डा बाई आर इंटू कॉस θ2 मतलब कॉस 0 माइनस कॉस θ1 मतलब कॉस 90। और कॉस 90 0 होता है, कॉस 0 1 होता है। तो ई पैरेलल की वैल्यू भी आ जाएगी k लैम्डा बाई आर। ई पैरेलल k लैम्डा बाई आर। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि जब आप इन्फिनाइट रॉड का निकालते हो तो 2k लैम्डा बाई आर होता है, और जब आप सेमी इन्फिनाइट का निकालते हो तो ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर दोनों हो जाते हैं, और वो इन्फिनाइट रॉड का आधा आधा हो जाता है। तो यहाँ 2k लैम्डा बाई आर था, तो यहाँ पे k लैम्डा बाई आर और k लैम्डा बाई आर हो गया, है ना बच्चों। तो इस तरीके से याद रखिएगा। यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, ई परपेंडिकुलर गलती को आप सुधार लेना, k लैम्डा बाई आर है, 2k लैम्डा बाई आर नहीं है ना। और इन्फिनाइट चार्ज रॉड के लिए वो 2k लैम्डा बाई आर है। तो आई होप आपको तीनों केसेस समझ में आ गए होंगे, और तीनों केसेस में कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है ये भी समझ में आ गई होगी, है ना बच्चों। तो इसको आप लोग याद रखिएगा।